एक ज़ाहिर चैलेंजिंग टाइम है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उस फैसले पर जिसके तहत आपकी जमात से बल्ले का निशान ले लिया गया, मगर आपकी जमात कह रही है हम इंतखाबात लड़ेंगे भी और इंतखाबात भी इस तरह लड़ेंगे कि अपने एक एक वोटर सपोर्टर को पैगाम भी पहुंचाएंगे। मगर अब चैलेंज ये है कि एक तो पहले वोटर सपोर्टर को ये बताना है कि आपका कैंडिडेट है कौन, फिर जब ये पता चल जाएगा तो एमएनए का अलग इंतखाबी निशान, एमपीएस का अलग इंतखाबी निशान, ये सारी कम्युनिकेशन कैसे करेगी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब। ये आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन। ये मैजिक है, इसने पाकिस्तान का दुनिया का डायनामिक्स बदल दिए हैं। एक ज़माना था कि आप और मैं स्काइप पे बात नहीं करते थे जब तक टेलीविज़न सेट पे ना हो। आज आधे से ज़्यादा काम जो होते हैं आपके, ज़्यादातर 80% ऑफ योर क्लाइंटेल जो आपके साथ बात कर रही होती है या जूम पे होती है या स्काइप पे होती है। 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन है। अगर हम 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको रीच कर सकते हैं। अब इन 15 करोड़ में मैं प्रिज्यूम करता हूं जो हमारे 12.5 करोड़ जो वोटर है, वो इन 15 करोड़ में कम से कम उनमें से 10 करोड़ या 11 करोड़ तो जरूर होंगे। ठीक है, अब इनमें से ये याद रखिए, जब हम ये सारी चीजें कर लेती हैं तो वो जो इलेक्टेबल्स वाली सियासत थी वो खत्म होती जा रही है। अब आ रही है सियासत, आ रही है जो जिनके पास शऊर है, जो समझ रहे हैं, या जो कि इस वक्त ज्यादातर लोग जो है ना वो आपका शो हर एक शोज देख रहे होते हैं। तो जब हम इनको सामने रखते हैं तो हमारा ये ख्याल है कि वी कैन इजीली टच एवरी पर्सन ऑफ इट। अब आपको पता है हमारे पास आजकल के जमाने में एक इशू जो आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स वाली सियासत खत्म हो गई, जाहिर है उसमें ये तबसरे जरूर हो रहे थे कि पीटीआई इतनी मकबूल हो गई है कि इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होगी, पार्टी को वोट पड़ेगा। मगर अब मसला यह है कि पार्टी के पास निशान नहीं है, तो हर एक को आप कह रहे हैं कि बताना आप बता पाएंगे, क्योंकि एक तो जो इंतखाबी निशान है वो सबको अलग अलग अलॉट हो रहे हैं कि ये इंतखाबी निशान है और ये बंदा है, क्योंकि 2-2 3-3 रहनुमा भी खड़े हो जाएंगे कि जी हमें इमरान खान साहब ने चूज किया है, कोई कहेगा हमें इमरान खान साहब ने चूज किया है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बताना कि ये हमारा कैंडिडेट एमपीए का है, ये एमएनए का है, ये उसका इंतखाबी निशान है। वोटर सपोर्टर को जो कि गांव देहात में भी है, जाहिर है कोई छोटी पार्टी नहीं है तहरीक इंसाफ, उन सब तक ये पैगाम रसानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारी जो टीम है वो आपको पता है कि वो बाकियों के मुकाबले में टोटली डिफरेंट है। वो सोचने वाली है, वो डिलीवर करने वाली है। हम लोगों ने, आपको पता है, वर्चुअल जो जलसे भी किए हुए हैं, 10 मिलियन के करीब लोगों ने अटेंड भी किया हुआ है। तो उसका ऑब्वियसली हमने कुछ सोचा होगा ना, हम सारे प्लान सोच रहे होंगे और हमें इस चीज़ का पता था कि जिस रुख पे सारी चीज़ें पिछले 1-1.5 साल से जा रही थी, उस रुख को सामने रखते हुए हमने कुछ होमवर्क किया होगा। अब इसमें 2 चीज़ें, एक हम फैसिलिटेट करेंगे अपने वोटर्स को टू आइडेंटिफाई हु इज दी पर्सन। से अगर मैं हुमायूं एक बंदा हूं तो आप, मैं फर्ज करें मैं नेशनल असेंबली NA3 से मैं खड़ा हो रहा हूं, तो आप जब नेशनल असेंबली NA3 पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैंडिडेट कौन है। उसमें हुमायूं भी हो सकता है, शाहजेब भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, 10 बंदे हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली मेरा नाम आ जाएगा तो आपको पता होगा कि हुमायूं है। मेरा आपके पास निशान भी आ जाएगा। मेरे नीचे जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनके भी आपको नाम और निशान आ जाएंगे। दैट इज वन वे। दूसरा है, मैं आप लोगों को जो मेरे हलके के वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूं और ये भी सारी टेक्नोलॉजी है। जब मैं इन चीजों के साथ करूंगा तो आई विल हैव एन एक्सेस एग्जैक्टली टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। एंड दिस इज व्हाट वी, देखिए आजकल के जमाने में ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिंपल। अब एक तीसरा स्टेज है, जाहिर है इलेक्शन की एक पूरी डायनामिक्स होते हैं कि लोगों को किस तरीके से घरों से निकालना है, फिर उनको बैलेट बक्स तक लेके जाना है। आपकी एक उम्मीद ये थी कि सिर्फ इंतखाबात हो जाए, बल्ले पे ठप्पा लग जाएगा, बल्ला भी नहीं है। तो आप ये कन्विंस्ड है कि ज़ाहिर अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो आपके जो उम्मीदवारान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी कर रही हैं, एक रियासती जबर का भी आप लोगों को सामना है। तो अगर कैंपेन भी नहीं कर पा रहे होंगे, उसके बावजूद जो इलेक्शन डे के डायनामिक्स हैं, जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है, वो आपकी जमात करने में कामयाब हो जाएगी और बैलेट बक्स तक ले आएगी लोगों को कि बल्ले के अलावा इस निशान पर स्टैंप कर दो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं शायद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बाहर जाएं ना,
जितना ये हम पे जबर कर रहे हैं ना, उतना ये हम पे एहसान भी इन्होंने कर दिया है। हम लोगों ने सख्ती खाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका हमें एक फायदा हुआ है। ये याद रखें, हर एक चीज में ना, जो इवन इन दी एशेस देयर इज ऑलवेज अ न्यू लाइफ। ठीक है, हमारे इस जबर से या इनके इस जबर से एक चीज हुई है कि हमारा जो वोटर है ना, वो इतना चार्ज हो गया कि वो कहता है आप छोड़ो, हम निकलेंगे, आपको हमारे लिए कोई गाड़ी शाड़ी नहीं भेजनी, हम खुद आएंगे। सो दैट इज वन प्लस पॉइंट। नंबर 2, इस चीज ने दूसरी बात यह है कि जो 3 स्टेजेस होती हैं, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल एंड पोस्ट पोल। प्री पोल इन्होंने जितनी जबर और रिगिंग और जिस तरीके से हमारे फॉर्म्स लेने, हमारे कैंडिडेट्स को हवा करना, हमारे प्रपोजल सेकेंडर को करना, हम उसमें से निकलते आ रहे हैं। याद रखें कि इन्होंने हमारे 100% वो कैंडिडेट जिनको आज टिकट मिले, ये 100% डिस्क्वालीफाई हो गए थे बाय द वेरी आरओज जिनके ऊपर हमें पहली बार भी एतमाद नहीं था। लेकिन हमारी बात प्रूफ हो गई आज कि वो आरओज बायस थे, और हम जुडिशरी का इसलिए कर रहे थे कि जुडिशरी एज अ होल नहीं हो सकती, उसमें चंद लोग हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एज अ होल इन्फ्लुएंस हो जाती है। इस वजह से हमें उन पे नहीं था। अब दूसरा होगा तो हम उस स्टेज से निकल गए। अब दूसरे स्टेज हो गए जो पोलिंग डे पे होगा। पोलिंग डे पे अगेन हमारा ये ख्याल है हम लोगों को निकाल लेंगे, हमारा ये ख्याल है वो सारे ठप्पे लगा लेंगे, हमारा ये ख्याल है कि 70-80% लोग निकलेंगे। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो लोग रिगिंग करते हैं, उनके पास वो मार्जिन ही नहीं रहेगा कि जिसमें वो मैनिपुलेट कर सकें। ये हमारी सोच है, ये हमारा ख्याल है। अब ये एक ये वो स्टेज है जिसका पर आपको यकीन है कि यहां तक हो जाएगा और हमारे नुमाइंदे हम इलेक्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद एक अगली स्टेज है, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर ये जीत गए जैसा कि आप कह रहे हैं आपका प्लान है, अगर उस पर 100% अमल भी हो जाता है तो उसके बाद ये उसी पार्टी को ज्वाइन करें जो आपकी जमात कहेगी, फिर वो पार्टी आप लोगों के साथ कमिटेड रहे। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इन आज़ाद उम्मीदवार जब ये जीतेंगे, इन्हें बहुत सारी जमातें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगी। ज़ाहिर है उसमें वजारतों का लालच, हुकूमत में आने का लालच, ये अपनी जगह होगा। अगर आप किसी जमात में इनको ज्वाइन करने का कहेंगे, अगर ये उसे कर भी लेते हैं तो वो जमात आपकी उस तरीके से कैसे सुनेगी? तो आगे मुश्किलात ही का एक सिलसिला है या आपको लग रहा है कोई आसानियों का सिलसिला है? मुश्किलें तो आएंगी और मुश्किलों को दूर भी करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, हम किसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करें? जब मैक्सिमम नंबर हमारे होंगे तो मैक्सिमम हमने पॉलिटिकल एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, हम जिसको मर्जी नॉमिनेट करते हैं, एक आजाद बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये जो इलेक्शंस है ना, ये वो आजाद सोच वाले और महकूम सोच वाले लोग आपस में आ रहे हैं। अब ये पहली बार होगा पाकिस्तान में कि आजाद गवर्नमेंट बनेगी, आजाद लोगों की गवर्नमेंट बनेगी। ये आजाद लोग कौन है? ये असल में तो है तहरीके इंसाफ वाले, इनकी गवर्नमेंट बनेगी। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि 2 जमातों का हम सोच रहे हैं। एक ज़ाहिर पहले पीटीआई नजरियाती का एक हफ्ते को फैसला किया गया, मगर वो नजरियाती वाले साहब पहले ही आ गए कि जी मेरे साथ हुआ नहीं है। हालांकि आपकी पार्टी ने कहा कि, और डॉक्यूमेंट्स भी आप सामने लेके आए कि इनके साथ हमारा मुआहदा हुआ था। अब वो कह रहे हैं एक खैबर पख्तूनख्वा, एक पंजाब में कोई 2 जमातें हैं जिनके बारे में कंसीडर किया जा रहा है कि उनमें हमारे लोग जाएं, ताकि जो एक मखसूस नशिस्तें होती हैं वो सिर्फ उस सूरत में मिल सकेंगी कि जब एक सिंबल वाली पार्टी होगी। तो सिंबल वाली पार्टी को अगर आपके आजाद ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही मखसूस नशिस्तें खवातीन की, मिनॉरिटीज की दीगर आपको मिल पाएंगी। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, मैं समझता हूं इट वाज ये नजरियाती जो उन लोगों ने जो बयान दिया ना डार साहब ने, मैं समझता हूं ही हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी था कि वो छा जाते, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया है। वो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, उन्होंने 10, 15, 20 बंदे खड़े किए होंगे, उनमें से एक भी नहीं जीतेगा, बल्कि उनमें से किसी को कोई मेरे ख्याल में 5000 को भी क्रॉस नहीं करेगा वोट में। तो ही हैड एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी जीत जाता, अपने 10 बंदों को भी जीत जाता था और हमारे साथ रह जाता, तो बहुत अच्छी इज्जत रह जाती। लेकिन वो तो इज्जो मंतशाओ वाली बात होती है, खैर उसको छोड़ दे। अब दूसरी बात यह कि बिल्कुल उन तकरीबन 260 या 225 सीटों के लिए जो कि मखसूस सीटें, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि वो स्टेज जब आएगा हम उसके लिए भी कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल एक जाविया ये है, मैं समझता हूं कि अगर हमें वो मखसूस सीटें ना भी मिले ना, गवर्नमेंट हम बना लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली सेंटर में, केपी में और पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में शायद हम डेंट डाल दें। वैसे यानी उमर साहब आप अभी भी जमात ये नहीं सोच रही है कि इलेक्शन शायद अब हमारा नहीं है, ये शायद
अब इलेक्शन नून लीग का है, मगर पोस्ट इलेक्शन अब हमें अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि हमें गेम में कैसे वापस आना है, मामला कैसे बेहतर करने हैं। अभी भी जमात यही सोच रही है कि नहीं, इलेक्शन हमारा ही है, हमने ही जीतना है, बल्ला चला गया उसके बावजूद भी। मैं ये समझता हूं कि अगर ये हिस्ट्री देखें तो हर वो शख्स जो इमरान खान से अलग हुआ है वो हिस्ट्री से हटता गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री से गायब होता गया। हर वो शख्स जो इमरान खान से जुड़ता गया है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल इज्जत देनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब यहां पे ये बड़े बेवकूफ लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ के किसी और के साथ मिलने की कोशिश करें। क्यों? मेजॉरिटी हमारी होगी, हाँ उस वक्त हम वे करके देख सकेंगे कि क्या करें क्या ना करें। ये हमारे जो सीनियर्स हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। जी।